हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इंटरनेशनल खबरों में कई बहुत अहम खबरें हैं इस वक्त। एक तो अभी 2-3 दिन पहले तेहरान में एक IRGC के कुद्स फोर्स के एक सीनियर अफसर का कत्ल हुआ है, जिसकी खबर हम आपको दे चुके हैं। कुछ डिटेल्स आप तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा लेबनान के इलेक्शन हुए। हमने लेबनान के इलेक्शन पर जो खबर की थी, उस वक्त तक बहुत साफ सिचुएशन नहीं थी और हमारे व्यूअर्स सवाल कर रहे थे कि एग्जैक्ट क्या सूरत हाल है। वो भी उस पर भी हम बात करेंगे। चूंकि एक तरफ कुछ वेस्टर्न मीडिया इस तरह से बात कर रहा था कि हिजबुल्लाह और उनके एलाइज जो हैं वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, लेकिन साथ साथ दूसरी खबर यह थी कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है और ये कहा कि हिजबुल्लाह की सपोर्ट पूरे मुल्क में उन्हें मिली है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कुछ क्लैरिटी मैं समझता हूं हम ठीक से नहीं दे पाए थे। इस पर भी बात करेंगे और इन दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो एक लंबे अरसे से पूरी दुनिया के वाकयात को नजदीक से देखते रहे हैं और खुद भी मुख्तलिफ ममालिक का सफर करके बहुत सी बड़ी इवेंट और बहुत सी चीजें ऐसी कवर की हैं जो कम ही जर्नलिस्ट कवर कर पाते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये ईरान में जो बार बार वाकयात हो रहे हैं, आमतौर पर लोगों का परसेप्शन ये बन रहा है कि ईरान सिर्फ धमकी देता है और जवाबी कार्रवाई नहीं करता, या कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कमेंट्स में कि क्या इतने सीनियर लोगों की सिक्योरिटी ठीक से नहीं है, क्या है, क्या वाकयात ये जो हो रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस बात से ये साबित हो रहा है कि मोसाद और सीआईए की पेनिट्रेशन जो है ईरान में बहुत डीप है। हम्म। इसको हमें इसका जायजा इस तरीके से लेना चाहिए कि जब शाह ईरान का रूल था, उस वक्त जो सवाक एक जो इसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, मोसाद और सीआईए, ये तीनों एजेंसीज एक साथ काम कर रहे थे। और यहाँ तक कि मोसाद ने वहाँ पर एक सेटअप भी कायम किया था ताकि वो ट्रेन करे ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को। लेकिन जब रेवोल्यूशन आया, इन लोगों को सेटबैक निकला। अब इनके जो वहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्स मौजूद है, हम्म। जो इनके जो टारगेट्स रहते हैं, इनको टारगेट को हासिल करने के लिए वो उनके मददगार साबित हो रहे हैं। अगर हम ये भी देखेंगे, कर्नल सयाद क्या जो किलिंग हुई है, उसके घर के बाहर हुई है। जब वो घर के बाहर था, गाड़ी में जा रहा था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से उनको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिली थी इसकी एक्टिविटीज के बारे में। हम्म। यही नहीं है, जो भी पिछले 12 साल के दौरान ईरान में 10 से ज्यादा साइंटिस्ट और टॉप एकेडमिशियंस को फॉरेन एजेंसीज ने अपना टारगेट बनाया और वो इसमें कामयाब हो गए। रिसेंटली बात है, 2020 में उन्होंने टॉप साइंटिस्ट जो था, जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ भी वाबस्ता था, फखरजादे को भी बड़े लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए उनको टारगेट बनाया गया, हालांकि उसके साथ एस्कॉर्ट भी मौजूद है। ये जो वहां पर कहीं ना कहीं उनको डोमेस्टिक, यानी कि एक रिपोर्ट आया था जो इजरायली इंटेलिजेंस के चीफ ने दिया था, उसने कहा था हमारे उनके जो सेल्स हैं, उनके जो पॉइंटमैन है, वो बहुत सारे वहाँ भी ईरान के बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज में भी मौजूद है और वो उनको बार बार मदद कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, पिछले 10 साल के दौरान ईरान ने बहुत सारे जो है लोगों को पकड़ा भी, स्पाइंग के इल्जाम में, स्पिनेज के इल्जाम में। कुछ लोगों को उन्होंने सजा भी दी। लेकिन ये भी है कि अभी उनकी पेनिट्रेशन है जिसको पूरी तरीके से वो एलिमिनेट नहीं कर सके हैं। हम्म। हालांकि
ये इनका इस वजह से भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ये कुद्स जो उनकी विंग है, जो बेसिकली इनकी फॉरेन विंग है, जो इराक और सीरिया में ज्यादा काम कर रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए चाहे वो जनरल सुलेमानी था या अब कर्नल जो है, क्योंकि वो भी ज्यादा फॉरेन ऑपरेशंस में मतलब इन्वॉल्व थे उन्हीं में, चाहे इराक का था, सीरिया में, या इनफैक्ट किसी हद तक दूसरी जगहों पर भी जो है, इसलिए उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, खासकर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ वाबस्ता है, चाहे वो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, या जो दूसरे भी लोग इसके साथ वाबस्ता है, इनको भी वहां निशाना बनाया जा रहा है। अगर आपको पता है, आज से 3-4 साल पहले जो डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इनको स्मगल किया गया। ये इतने वो टन्स में था, ये इतनी छोटी बात नहीं है। इस पर एक्चुअली ईरानियन गवर्नमेंट के लिए भी ये एक जिम्मेवारी है, वो स्क्रूटिनी करे, उन सारे जो उनके सिक्योरिटी अपरेटस के साथ में वाबस्ता है, उनकी टोटल स्क्रूटिनी करे। क्योंकि जो पुराने 40 साल पुराने वहां पर रवाबित है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरीके से बाहर के फॉरेन एजेंसीज को मदद कर रही है। हम्म। इस सिलसिले में अगर आप देखेंगे, मोसाद ओपनली कहता है कि उन्होंने ए को टारगेट बनाया, दूसरे को टारगेट बनाया, और उनको टारगेट बनाने में वेस्टर्न एजेंसीज, खासकर सीआईए का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके पास जो है सैटेलाइट इमेज को जो मिलते हैं। अगर आप देखेंगे अभी यूक्रेन जंग के बारे में जो कहते हैं कि अमेरिका उनको, यूक्रेन को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता था यूरेशियन जो इनके फॉर्मेशंस है, आर्मी फॉर्मेशंस के बारे में, जिसकी वजह से वो उन टारगेट्स को टारगेट करने में आसानी होती। यही एक है कि ये दोनों एजेंसीज नहीं चाहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक फले फूले उसमें, यानी कि तरक्की हो, और किसी न किसी तरीके से उसको स्कटल भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बाहर ईरान जो है इराक या सीरिया में जो रोल अदा किया, इसको भी वो कर्टेल करने की कोशिश की कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये ईरान के हुकूमत पर भी ये जिम्मेवारी है कि वो देखे कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो इस प्रोग्राम को, इनको फॉरेन एजेंसीज को अपने टारगेट्स को किल करने में मदद कर रही है। उस पर भी एक्सटेंसिवली उनको इसमें स्क्रूटिनी करनी चाहिए उन लोगों हम्म। जी, आपने आपने जो वो बात बताई कि टन्स में डॉक्यूमेंट्स स्मगल हुए थे, मुझे याद है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, और की। उसमें तेल अवीव में उन्होंने बहुत चीजें बताई थी। अच्छा, इसमें खास तौर पर सीरिया और इराक में इनके ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है कि वो मजहबी मकामात की सिक्योरिटी करते थे, और जिसमें हिजबुल्लाह भी सीरिया में तो खास तौर पर दमिश्क, आप भी गए हैं, हम भी गए, मैं भी गया हूं। तो ये खास तौर पर इनके बारे में ये कहा गया कि ये मजहबी मकामात खास तौर पर सीरिया में और इराक में उनकी सिक्योरिटी के लिए खास काम कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी थ्रेट क्यों, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि एक देखिए, खास। सीरिया में जब सिविल वार शुरू हुआ, तो ये एक तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें, ताकि वो जो उनकी वहाँ की बशर अल असद गवर्नमेंट, या उससे पहले इनके जो फादर थे हाफिज अल असद की गवर्नमेंट को वो खत्म, क्योंकि वो कभी भी प्रो वेस्ट नहीं रही। उनको जब उनको, यानी कि क्लिंटन या दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको कहा था कि आप इजराइल के साथ महादा करो रिगार्डिंग विड्रावल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम गोलान हाइट्स, तो उन्होंने इस महादे पर दस्तखत नहीं किया।
तो उन्होंने कहा ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ऑक्युपाइड टेरिटरी है इसमें, चाहे वो जॉर्डन की है, सीरिया की है, या लबनान का कुछ हिस्सा, या इजिप्ट का है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव या फाइनल सेटलमेंट होनी चाहिए। उसके साथ ही फलस्तीन स्टेट के बारे में, जो उस वक्त उनके लाइकिंग में नहीं है, इसी वजह से बार बार सीरिया उनके लिस्ट में था। यहाँ तक कि सीरिया में सिविल वार को बढ़ावा देने में कुछ अरब कंट्रीज ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उस वक्त सिर्फ दो ही कंट्रीज ने ओपनली बशार अल असद की मदद की। इनमें सबसे पहले जो था ईरान था। जब उस वक्त कोलैप्स हो रही थी गवर्नमेंट, उस वक्त उन्होंने ही उन बशर अल असद गवर्नमेंट को एक सहारा दिया। वो किसी हद तक वो जो रेजिस्टेंस थी उसको जायल करने में किसी हद तक कामयाब भी रहे, वरना वो कोलैप्स हो जाता है। बाद में ये 2015 के बाद रशिया इसमें आया, और हिजबुल्लाह ने भी अपने वॉलंटियर्स है उनकी मदद के लिए भेजे। ये उनकी लाइकिंग को नहीं है। अगर आप देखें, कई बार इसराइल ने गोलान हाइट्स के करीब बॉम्बिंग की है, वो इस वजह से कहते हैं कि उन्हें लगता है ईरानियन, और जो खासकर ईरानियन जो ग्रुप्स है, आर्मड ग्रुप्स जिन्हें वो कहते हैं, वो वहां पर उनके लिए खतरा है। इसी वजह से ये कुद्स जो फोर्स है उसको वो टारगेट बनाना चाहते हैं, ताकि उसकी जो एक्टिविटीज मिडल ईस्ट में कर्टेल हो जाए। यही एक वजह है जिसके जो जनरल सुलेमानी था, कासिम सुलेमानी, उसको टारगेट बनाया गया, क्योंकि वो समझते थे वो इसमें लीडिंग रोल अदा कर रहा है। उस वक्त जनरल सुलेमानी तो जनरल थे और बहुत नाम कमाया था उसने इराक और इसमें सीरिया में। यही जो कर्नल जो है सयाद है, यही भी इसका एक निशाना बन गया है इस सिलसिले में। वो नहीं चाहते हैं ईरान अपना जो है असल रसूख जो है मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज में भी बढ़ा सके। हालांकि जिस वक्त सीरिया को जरूरत थी मदद की, उस वक्त बगैर ईरान कोई भी इसके सामने नहीं, मदद करने के लिए नहीं आया। जी शेख साहब, अब ये बताइए कि ये तो आपने बहुत ही डिटेल से बड़ा अच्छा एक बता दिया कि पुराने ताल्लुकात ईरान की सावाक के शाह के ज़माने के मोसाद और सीआईए से थे, और वो शायद कहीं सेल्स अब भी बाकी हैं। लेबनान के इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लेबनान इलेक्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि पिछले कुछ महीनों से, कुछ बरसों से बाकायदा हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका, ये सब खुल करके भी बोलते रहे हैं। अब जो इलेक्शन हुए हैं इसके बाद जरा कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स मुझे लगी। आप बताइए कि अब आने वाले वक्त में क्या कुछ है? सरकार बनने की किसके चांसेस हैं? क्या हिजबुल्लाह के बगैर सरकार बन सकती है? क्या कुछ है? आपको क्या लगता है लेबनान इलेक्शन का आउटकम क्या रहा और क्या रहने वाला है? देखिए, अगर आप देखेंगे 10 दिन हो गए इलेक्शन को तकरीबन। 10 दिन में अभी तक किसी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की कोई भी पहल नहीं हुई है। और सारे जो लोग हैं वो इस पर इन्हिसार हो रहा है कि स्पीकर के इलेक्शन के बारे में क्या, कौन सा स्पीकर बन जाएगा, वो एक इंडिकेशन हो जाएगी कि किसका पल्ला भारी है इस इलेक्शन में। अगर देखेंगे, फर्क तो इतनी ज्यादा नहीं है, चाहे वो हिजबुल्लाह ग्रुप है, हालांकि उनके जो पार्टनर है वो कमजोर हुए, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका या अरब जो कुछ कंट्रीज है वो अपने जो हर एक कोशिश करेगी कि उनके हिमायती जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हुकूमत बनाने के लिए वहां पर, वो उसके लिए उनको शायद फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, किसी दूसरे तरीके से वो वहाँ जो क्राइसिस है पिछले 4-5 साल से वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनको भी किसी हद तक कम करने में, क्राइसिस को कम करने में भी मदद करेगी। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर ही अटकी है। इतना नहीं है, उन्होंने भी इतना अचीव नहीं किया है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनको आ जाती,
और अगर ये कोलिशन बनेगी ये 4-5 पार्टियों की बनेगी, तो इसमें जो खींचातानी रहती। जबकि आपका कहना सही है, हिजबुल्लाह का जो अपना सॉलिड वोट बैंक है उसमें कोई कमी नहीं आई, वो तो इंटैक्ट है और एक पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी है वहां की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा उनको जो प्रॉब्लम शुरू हुई, जो इनके क्रिश्चियन अलाइज थे, वो इस इलेक्शन में अच्छा नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको तकरीबन 9 सीटों का नुकसान हुआ। ये 9 सीटें जो है, इसमें 4 जो है जो प्रो अरब या प्रो अमेरिकन है क्रिश्चियन फोर्सेस, उनको 3-4 सीटों का इजाफा हुआ। कुछ इंडिपेंडेंट इसमें 1-2 आ गए हैं जो प्रो रिफॉर्म्स कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये रिक्वेस्ट की थी उनको, जल्द अज जल्द वहां पर हुकूमत बनाइए ताकि जो मुल्क जो माशी बहरान फेस कर रहा है उसको निकलने के लिए कोई एक जामिया स्कीम बनाई जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी मुझे लगता है इतनी आसानी से जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर जो भी गवर्नमेंट होगी वो फ्रेजाइल होगी, वो इतनी ताकतवर नहीं होगी, सॉलिड नहीं होगी ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज के लिए काम कर सके, मुल्क में स्टेबिलिटी ला सके। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक, क्योंकि जब कोई पार्टी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नहीं, या अगर दो पार्टियां भी ऐसे हो जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के नजदीक है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाए, तो स्मूथ रनिंग होती है। जब इसमें आप इंडिपेंडेंट्स भी ले रहे हैं, छोटी पार्टियों के भी ले रहे हैं, तो किसी भी वक्त जो है इसको इसकी जो है स्टेबिलिटी खतरे में आ सकती है। अब देखना है कि पहले फर्स्ट स्टेप है स्पीकर के इलेक्शन में क्या होगा, उसके बाद ही हमें ये अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा जो ग्रुप है वो फॉर्मेशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए पहल कर सके। इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी एक सपोर्ट हासिल करने के लिए लगे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं है, हेजी पिक्चर है। अगर यही हालात रहे तो लगता है इसमें हफ्ते हफ्ते और लगेंगे और हुकूमत बनाने में। अच्छा अच्छा शेख साहब, एक तरफ तो अमेरिका हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ से लेबनान की पॉलिटिक्स में अच्छी खासी मुदाखलत उस वक्त सामने आई जब साद हरीरी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको सऊदी अरब बुलाया गया कुछ साल पहले, और एयरपोर्ट से ही उनका मोबाइल छीन लिया गया, तकरीबन जेल में रखा, उनसे इस्तीफे का ऐलान कराया। और अभी कुछ ही हफ्तों पहले सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनना चाहिए जिसमें ईरान के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके, हिजबुल्लाह को कमजोर किया जा सके। ऐसी हालत में भी लेबनान में हिजबुल्लाह का सपोर्ट बेस कमजोर नहीं होता नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह का ओवरऑल मुल्क के अंदर कैरेक्टर क्या है, क्या पहचान है उसकी, जिससे वो मजबूती से अभी भी है वहां पर? देखिए, अगर आपको ये सारे सारे लोग ये जानते हैं, ये हिजबुल्लाह एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटिटी है और कई दहाइयों से है, इसका डिनाई नहीं कर सकते। ये आप कह सकेंगे ये पावर में नहीं रहे हैं, अपोजिशन में रहे हैं कई बार, लेकिन इससे ये जो उनका इन्फ्लुएंस है और खासकर लेबनान की सिक्योरिटी में जो इसका रोल रहा है वो सबों के सामने है। दूसरी बात ये ख्वाहिश है, पहले एक्चुअली जो अगर हम देखेंगे 3-4 दहाइयों से पहले वहां पर ये जो है साद हरारी का जो फादर था, ये प्रो सऊदी थे, रफीक हरारी साहब या दूसरे थे, उनको वहां से मदद भी मिलती है। जब से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, सिर्फ कहने से नहीं है ना, अगर कोई कहेगा मेरी हुकूमत आ जाए, उसके लिए आपको वहां के लोगों का सपोर्ट चाहिए। हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ तब है जब लोग उनको वोट देते हैं। उनको अगर वोट ही नहीं देंगे तो उनकी आइडेंटिटी ही कहाँ रहेगी, एंटिटी ही कहाँ रहेगी। ये हमें समझना है, उनका एक सॉलिड बेस है।
चाहे वो एक के हक में है या दूसरे के हक में, वो दूसरी बात है। लेकिन सऊदी अरब के जो भी है वो उन्हें एक तो 2-3 साल से सऊदी अरब ने इस कंट्री के साथ अपने सारे जो है रिश्ते तोड़ दिए। किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। हाल ही में इनको रेस्टोर किया गया। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी देखना है, आप भी बजाय लेबनान को हमें एक यूनाइटेड यूनिफाइंग कंट्री देखने की जरूरत है, न कि इसको फैक्शनलिज्म में तब्दील करने की जरूरत है। मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब हर एक पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के मफादात के लिए सोचे, और वो मुल्क को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें लबनान की तरक्की और उसकी माशी हालत, उसकी सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, उसका पहला फर्ज बनता है, उसका ख्याल रखना चाहिए। दे शुड नॉट एक्ट एज, यानी कि दूसरों के लिए काम करते, तो ये इससे खला पैदा हो, उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। बेहतर यही रहेगा सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, उनको ऑन बोर्ड रखा जाएगा, ताकि जो इस वक्त का बहरान है उससे निकलने में आसानी होगी। वरना खींचातानी रहेगी, फिर कोई 6 महीने रोल करेगा, फिर 6 महीने के बाद कुछ और इलेक्शन होता रहेगा, या नहीं भी हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं। आपने देखा पिछले 3 साल में कितने प्राइम मिनिस्टर आए गए, कोई 1 महीना भी नहीं रहा। ये जो है ये इंस्टेबिलिटी का पीरियड खत्म करने के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेवारी है, उसमें किसी के साइड लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना चाहिए वो लबनान की बेहतरी के लिए वो क्या काम कर सकता अच्छा, आखिर में बहुत छोटा सा एक मेरे जहन में सवाल आया कि जो डेमोक्रेसी के जरिए इस किस्म के नतीजे आते हैं, फिर सरकारें नहीं बन पाती। इराक में भी अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे और है। वहां हाँ, भी आज तक सरकार नहीं बन सकी। क्या कुछ है कि ऐसी हालत इस पूरे इलाके में नजर आ रही है? इजराइल में भी अनस्टेबल सरकार है, वो बराबर बराबर पर है और बराबर अब तो माइनॉरिटी में आ चुकी है। एक लेडी लेबनान के लेडी इलेक्शन ऐसे आए हैं और अब इराक में भी अक्टूबर से अभी तक हुकूमत नहीं बन पा रही। इराक के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या समझते हैं? देखिए वहां भी अगर आप देखें ग्रुप्स जो है मुख्तलिफ उनके यानी कि उनके जो अलायंसेस है, उनके जो है वो भी डिफरेंट ग्रुप्स में, एक तो प्रो गल्फ आप कहिए, कोई दूसरा प्रो ईरानियन कहिए, ये भी एक वहां पर फैक्टर है। इस वजह से वहां पर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पूरी तरीके से, कभी उनका हावी रहता है, कभी इनका हावी रहता है। ये जो है डेमोक्रेसी के कुछ लोग, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज गुड फॉर कंट्री, लेकिन ये जो फ्रेजाइल सिस्टम इसका रहता है और इसमें जो बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स रहते हैं ना, वो कभी कभी इंस्टेबिलिटी का यानी कि उसका रिजल्ट होता है, इंस्टेबिलिटी भी उससे होती है मुल्क में। हम्म। इसलिए ज्यादा पार्टीज अगर हमने देखा, जैसे लबनान में देखा या इवन इसराइल में, लेकिन इसराइल में एक चीज है, उनको एक चीज पर वो कायम है, जो कंट्री फर्स्ट, चाहे फिर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी आपस में गला तो एक दूसरे का फाड़ेंगे, लेकिन हम्म। उस पर वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। उनकी जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो है आइडियोलॉजी महवर उनका है सिर्फ इसराइल, हम्म। इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जबकि ये हमने नहीं देखा है दूसरे मिडल ईस्ट की कंट्रीज में जहां पर डेमोक्रेसी अभी तो इनिशियल स्टेज में काम कर रही है, वो भी अगर अपने मुल्क के मफादात को पहले रखे तो हो सकता है ये मसाइल वहां भी हल हो जाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने बहुत ही अच्छे कंक्लूजन के साथ बात पूरी की कि अगर अपने मुल्क को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए तो डेमोक्रेसी बेहतर काम कर सकती है। और कई मुल्कों में ऐसा नजर आ रहा है कि शायद उस तरह से अभी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ईरान के बारे में बहुत ही अहम बातें बताई, जिसमें खास तौर पर मोसाद और सीआईए के साथ ईरान की खुफिया एजेंसियों के शाह के जमाने के जो ताल्लुकात थे वो अभी तक कहीं ना कहीं पनप रहे हैं।
जिस पर ईरान सरकार को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही नजदीक से काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।